अधिकारी, बहुत कम उच्च अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने दो बड़े ताकतवर लोगों को काम करते हुए बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मानचित्र पर काम किया, उनके नेतृत्व में भी काम किया, फिर आप लखनऊ पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपने काम किया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर। दो ताकतवर लोग, दोनों के साथ काम करने वाले जो कार्यकाल आपका रहा, उसको आप किस तौर पे याद करेंगे? क्या नया देखा इन दोनों में आपने? देखिए, हर आदमी की अपनी खूबी होती है। हाँ, मुझे दोनों की एक एक खूबी बताइए, बुराई बता सके तो नहीं, लेकिन खूबियां बताइए। लेकिन मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोग हजारों साल तक उन्हें याद रखेंगे कि ऐसा, शायद ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश को मिला, जिसने देश की जिस हालत से निकाल करके आज वो विकसित भारत के रास्ते पर ले जा रहा। मुझे पूरा कमिटमेंट है, पूरा विश्वास है, मुझे 100% कोई डाउट कहीं से नहीं नजर आता कि देश विकसित बनेगा, क्योंकि उनके साथ जो मैंने काम करके देखा है। जो देखो, अर्बन में मैं एक साथ 6 मिशन चलाता था। अच्छा। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, आज देखिए स्वच्छ भारत मिशन लोग पॉसिबिलिटी के तौर पे देखते हैं। आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन था, बिल्कुल कुछ नहीं था, जीरो था, वहां से हमने उसको बढ़ाया। प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ कैसे काम करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना थी, 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए, कोई सोच भी नहीं सकता था, दुनिया में कहीं भी आज तक हुआ नहीं काम। 1 करोड़ मकान बन गए। आपका सोचिए, अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो कार्यक्रम था, कमाल का कार्यक्रम था। पीएम स्वनिधि, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, उनका कमाल का काम था, मैंने सोच नहीं सकते थे लोग। जब मैं शुरुआत किया था, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब मैंने इस बात को रखा था, उनके अलावा किसी को विश्वास नहीं था। अकेले वो रहे होंगे जिसको, क्योंकि उसमें कोविड का जो बुरा दौर था, उस बुरे दौर में जब उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, कुछ अधिकारियों की, बताइए क्या क्या चीज कर सकते थे, मैंने उसमें ये बात रखी थी। अच्छा। मैं समझता कि उनके अलावा वहाँ पे जो हॉल में जो लोग बैठे थे, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये काम हो सकता है। बहुत लोगों ने डाउट भी शेयर किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा आगे बढ़िए। और देखिए, उनका आशीर्वाद है, उनका जो एक प्रताप है कि आज रेहड़ी पटरी में 1 करोड़ के आसपास लोगों को फायदा हो चुका है। फिर ऐसे ही आप देखिए कि मेट्रो के बारे में, मेट्रो कहाँ था, 5 शहर में, आपने तो 4 मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री का जो लगातार आशीर्वाद मिलता था, जो उनकी जो डायरेक्शन होते थे, क्योंकि वो इतना नजदीक से चीजों को देखते, इतनी गहराई से देखते, तो उनकी जो क्षमता है वो कमाल की है। मैं तो इतना सीखता रहता हूँ, मैंने कहा सबसे सीखता हूँ, उनसे भी बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ। मैं बहुत सारी व्यक्तित्व मेरा जो है, बाकी के प्रधानमंत्रियों की जो फेहरिस्त है, उससे आज के प्रधानमंत्री को आप किस एक गुण की वजह से अलग मानते हैं? वैसे तो वो देश के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं, मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहता, बट मुझे लगता है कि वो, उनको हर समय देश ही नजर आता है। वो देश के प्रति इतने कमिटेड, मुझे लगता है कि एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का चीज है, जो कि हर समय। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2027 दस्तक दे रहा है। आपने योगी जी के साथ भी काम किया है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस डील किए हैं, बड़े गंभीर मुद्दों पे बड़े सुंदर फैसले आपने किए हैं। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का बहुत सारा, मतलब नज़दीक से काम किया, देखा मैंने। लेकिन वो एक निराशा के उसमें चला गया था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को, लगभग सभी प्रकार के उसमें काम किया मैंने, सबके नज़दीक रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो काम करने वाला था। देखिए, मैं किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे योगी आदित्यनाथ जी साहब के साथ भी जो काम करने में मजा आया, मजा वैसे हर जगह काम करने का, लेकिन उनका जो ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो माहौल बनाया उत्तर प्रदेश को, आप सोचिए कि आज शांति व्यवस्था के नाम पे आप कहीं भी, किसी भी इलाके में रात में भी कोई लेडी जाए, उसको डर नहीं लगता है। पहले आप हजरतगंज में भी जाने में आपको डर लगता था कि कहाँ गोली चल जाए। हजरतगंज जो कि लखनऊ का बिल्कुल खासम खास है, वहां पे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन अब लोगों को बुलडोजर से तो डर लगता है। बुलडोजर से डर तो बड़े लोग, ऐसे लोग लगता है जो बहुत कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं। सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बुलडोजर तो वहां चलता है जैसे लोगों को, लेकिन लोगों के मन में इस बात का विश्वास है कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा है, हम सेफ है। दूसरा, विकास को अगर लेकर के चलिए, आप देख लीजिए कि जो कृषि में विकास हुआ है, गन्ना में विकास हुआ, मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश के हर एक प्लॉट को हमने डिजिटली उसको मैप कर दिया है।
हर प्लॉट का अपना आइडेंटिटी है। जो एग्रीस्टैक जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का देश के लिए है, उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश काफी अग्रणी है। आप उसका गन्ना के बारे में देख लीजिए, शुगर के बारे में इतने सारे उनके हमारे किसानों को उनको नुकसान होता था। आज देखिए उनको कितना पेमेंट कर, 2.5 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है इन लोगों को, जो किसानों को पेमेंट हो चुका है। आज उनको कोई बकाया उनके ऊपर नहीं रहता। आप इंडस्ट्री को लेकर के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के लिए किसी जमाने में कानपुर देश का 8वां बड़ा शहर माना जाता था। उत्तर प्रदेश कहीं का नहीं लगता। उत्तर प्रदेश लगता था कि नोएडा अगर न हो तो उत्तर प्रदेश कोई नाम न देने वाला हो, और नोएडा इसलिए कि वो दिल्ली के एनसीआर में था। आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, तो हम लोगों के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा कि कम से कम 10 लाख करोड़ का एमयू होना चाहिए। ऐसा हुआ? हमने कहा कि बिल्कुल होगा सर, 10 लाख करोड़ आपका लक्ष्य है, क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश से पहले जो हुआ था 80,000 करोड़ का हुआ था। उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ का होना चाहिए, जो कहीं ना हुआ हो। और फिर पूरी व्यवस्था को हमारी पूरी टीम, मैंने हम सब लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके मार्गदर्शन में जो व्यवस्था तय, कंप्लीट डिजिटल, ऑनलाइन 100% 24/7 कहीं से कहीं भी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिजल्ट कितना आया? 35.5 लाख करोड़ रुपए के एमयू हुए। जिस प्रकार से कार्रवाई की, कैसे हुआ तो अपने आप में पूरी कहानी है, कैसे कर सकते हैं। लोग कहना चालू कि ये सब फर्जी है, ये तो सब सारा लोगों ने ऐसे कागज पे साइन कर दिया कुछ। उसके पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता था। जैसे मैं ही पूछता था लोगों से भी कि कितना हुआ, लाओ हिसाब लाओ, तो हिसाब नहीं लाते थे, दिखाते नहीं थे। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिजिटल होगा जिसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो। तो जब लोगों ने कहा ना फर्जी, हमने कहा चलो दिखाता हूँ। काम करना चालू किया, और पहला जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, मैंने हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था वो हमारा हुआ था 2023 के फरवरी में। ठीक 1 साल के बाद 2024 के फरवरी में जब हमने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ग्राउंड कर दिए गए। मैंने 10.25 लाख करोड़ जो लक्ष्य रख रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने रखा था, वो तो हम तो उतना ग्राउंड कर दिया। उसके बाद कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो जून में वहाँ से निकल के चला आया, और मैं पीछे मुड़ करके बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि फिर कभी खुशी भी होती है, कभी दुख भी होता है, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ के देखता। जब कोई एसडीएम या कलेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कुछ तो सम्मान के साथ जाते हैं, कुछ झोला बांध के जाते हैं, और कुछ जाते हैं और उनके लिए नारे लगते हैं। अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछों के लिए नारे लगते हैं कि डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय। वो व्यक्ति बरेली से निकलता है चित्रकूट ज्वाइन करने के लिए, और स्वागत में एक भीड़ होती है और कहती है दुर्गा शंकर मिश्रा मुर्दाबाद। तो ये इतने आंदोलनकारी अधिकारी रहे आप कि आपका स्वागत कभी फूलमाला की जगह पे ऐसे, जहां आप गए वहां पे फर्नीचर तोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा क्यों? ये घटना है, ये मैं अच्छी घटना, सही घटना आपने याद दिलाया। कहीं से कहां से आपने जानकारी पता नहीं। मैं बरेली में एसडीएम था। हाँ। 1986 में मसूरी की ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम था बरेली में, आंवला का एसडीएम था। वहाँ से 87 के सितंबर में मेरी पोस्टिंग हुई चित्रकूट में एडीएम के लिए। उस जमाने में 5 पोस्ट होती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। उस 5 में एक ये भी था, एडीएम पोस्ट थी। बड़ा जो लोग अच्छा माने जाते थे, अच्छा काम करने वाले माने जाते थे, मेरी एडीएम चित्रकूट पोस्टिंग हुई। तो मैं तय किया कि मैं बरेली से चित्रकूट बाई रोड जाऊंगा, कार से जाऊंगा। मेरे जाने का मकसद ये था कि मेरी वाइफ थी, मैं अपनी वाइफ को आईआईटी कानपुर दिखाना चाहता था। अच्छा। वो उनको अपना हॉस्टल, लाइब्रेरी, जब हम लोग जहाँ कभी खाने जाते थे, वो सब चीज़ दिखाना चाहता। तो मैंने कहा चलो, तो हम लोग चलते हैं साथ में, आईआईटी कानपुर देखेंगे, वहाँ लंच करेंगे, उसके बाद फिर चित्रकूट। अच्छा दिखाना चाहते, दिखा कुछ और दिया। तो वहाँ से चित्रकूट पहुँचेंगे। तो हम लोग नहीं, मैं गया आईआईटी कानपुर गया, आईआईटी कानपुर जाके मैंने हॉस्टल को दिखाया, अपना क्लासरूम दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारी चीज़ दिखाया। वाइफ को मैंने अच्छे से उनको दिखाया, उनको अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग चित्रकूट पहुँचे। मैं रात में करीब 10 बजे के आसपास चित्रकूट पहुँचा हूँगा। एडीएम का बंगला, पुराना ब्रिटिश रेजिडेंट का बंगला, बहुत बड़ा बंगला है। और इनफैक्ट गेट से घुसने के बाद करीब 100-150 मीटर के बाद तब जाके मेन पड़ता। तो मैं जब गेट से घुसा हूँ, मेरी गाड़ी घुसी और नारे चालू हुए, डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय, एडीएम साहब मुर्दाबाद। मैं सोचा कि भाई, मैं तो जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, जब मेरा ऑर्डर आया था चित्रकूट धाम करवी का एसडीएम, तो मैं तो जानता भी नहीं था कहाँ है, मैं कभी कभी वहाँ गया भी नहीं था। तो मेरी क्या दुश्मनी किसी से होगी? और मैं आज पहले दिन आ रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं। अगर कोई बरेली में मेरी हाय करे तो बात भी समझ में आया कि मैं वहाँ पे तो हूँ। बहुत सारे गलत लोगों को मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ में घुसते ही मेरी स्वागत हो रहा है, हाय हाय और मुर्दाबाद और ये सब से हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैं पहुंचा, बंगले पे पहुंचा। बंगले पे मैं देखा कि हमारे एसडीएम साहब, आरपी सिंह एसडीएम साहब थे, एक मिश्रा जी थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार, सब लोग खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे मेरे स्वागत में कि लोग पहुंचने वाले। उनको खबर तो था ही कि मैं पहुंच रहा हूँ, और सबका गर्दन झुका हुआ। तो हमने कहा भाई उतरा, हम और हमारी वाइफ उतरे। मैं कहा भाई क्या बात है, लोग नमस्ते कर रहे हैं, सब लोग सर झुका करके। हमने कहा कोई कुछ प्रॉब्लम है? तो कहते हैं सर एक बड़ा दुखद समाचार है। तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे मेरे माता बाबूजी जो है मेरे साथ ही रहते थे बरेली में, तो वो लोग गांव चले गए थे। मैंने उनको गांव भिजवा दिया था कि कहाँ हम नई जगह जा रहे हैं, बाद में बुलाएंगे। तो मैंने कहा कोई हमारे गांव से खबर है? बोले नहीं सर आपका बड़ा नुकसान हो गया। हमने कहा क्यों? तो सर ये आंदोलनकारी हैं, वो आपके ट्रक पे चढ़ करके उन्होंने खूब तोड़फोड़ की है। तो मुझे लगा कि यार ये क्या तमाशा है, स्वागत कर रहे हैं हाय हाय करके, मुर्दाबाद करके, ऊपर से फिर हमारा सामान तोड़ दिया। तो मैंने कहा देखो भाई पैसा तुमको बहुत कुछ माने, हम लोग को सैलरी बहुत थोड़ी मिलती थी। हमने कहा बेटा भाई हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, अगर कुछ हमारे मेज कुर्सी सामान भी मेरे पास बहुत नहीं है, अगर मेज कुर्सी कुछ टूट गया होगा तो तुम लोग ठीक करा देना, कोई बात नहीं, बट इन लोगों से हमारी क्या दुश्मनी है, ये क्यों हमारा सामान तोड़े? बोले सब लोग आंदोलन चल रहा, महीने भर से आंदोलन चल रहा है। तो मुझे पता नहीं, कुछ ऐसे ही कुछ अगन भगवान की प्रेरणा है। मैंने कहा कि ऐसा करो 5 आंदोलनकारियों को बुलाओ, तुरंत आए, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन छठा होगा तो फिर मैं उसको टांग दूंगा। मैं उससे पूरी सख्त आवाज है, उससे मैं बड़ा दुबला पतला लंबा सा होता था, तो मेरी थोड़ी पर्सनालिटी भी अलग थी। मैंने कहा तो उन लोग भी घबराए कि कैसा आदमी आ गया, आते ही इस तरह से कह रहा है कि 5 को बुलाओ, छठा बुलाओगे तो टांग दूंगा। तो 5 आदमी, उन लोग जाके जो भी कहा होगा, 5 आदमी तुरंत आए। वो 5वां आदमी सबका गर्दन झुका हुआ, तो वो तो गलती तो किया ही था उन्होंने। तो जब आदमी गलत करता है तो उसको तो मन में ग्लानि तो होती ही होती है, चाहे जैसा भी। मैं वहाँ ऊपर से थोड़ा ऊपर उसका उठा हुआ, अपने बिल्डिंग का बड़ा पुराना बंगला है, अंग्रेजों का बनाया बंगला है। तो मैंने वहाँ से उनको कहा कि भाई देखो मैंने आप लोगों को बुलाया है बातचीत करने के लिए नहीं, आदेश देने के लिए बुलाया है। अभी तुरंत सारा बोरिया बिस्तर बंद करो और इस कैंपस से भाग जाओ। अगर भाग जाओगे तो 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब मैं अपने जगह को समझ जाऊंगा कि इस जगह में क्या है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो मैं समझ जाऊंगा, फिर तुमको बुलाऊंगा। और तुम्हारी जो भी समस्या होगी, मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या समस्या है, इन लोगों ने पूछा भी नहीं मैंने, तुम्हारी समस्या जिंदगी में कभी समस्या रह नहीं जाएगी। लेकिन अगर नहीं भागे तो कल सुबह उठ करके मेरा एज एडीएम पहला ऑपरेशन होगा, तुम सबकी इतनी पिटाई कराऊंगा, पिटाई करके सबको अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अधिक से अधिक मेरा ट्रांसफर करा दोगे, तो मेरा जो ट्रक में सामान रखा हुआ है मैं लेकर दूसरी जगह चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं एक जगह चल चुका, दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन तुमको बेटा जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी एडीएम से तुम्हारा पाला पड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बोले उसके बाद मैंने कहा और कुछ नहीं बोलना मुझे, बस तुम लोग वापस जाओ। अब इन्होंने मैं छोटा बच्चा था, मेरी उम्र कितनी रही होगी, मैं उस समय 22 साल में आईएएस में आ गया था, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट 22 साल में आईएएस आ गया था। 23-24 साल प्लस 25 साल का रहा हूँगा मैं। तो जब इनको बोला तो मैंने बोल के मैं अपना चला गया अंदर सोने के, 12-1 बज गया सोने में। सवेरे में उठा 8 बजे के आसपास उठ करके नहा धोते हैं। मैंने कहा कि अपने से भाई क्या हुआ, आंदोलनकारी लोग हैं सर? वो रात में सब भाग गए वो रात में ही भाग गए। तो मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन देखिए इसका एक सुखद अंत भी बताता हूँ। मैंने ये तो वो बात हुई, मैंने 1 हफ्ते के बाद बुलवाया उन लोग को कि मैं अपने वर्ड्स, देखो अपने वर्ड्स में किसी को देता हूँ तो वर्ड्स में पूरा पालन करता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोशिश करता हूँ कि मेरी इंटीग्रिटी 100% हो। मैंने 1 हफ्ते के बाद उनको अपने दफ्तर में बुलाया। उनमें से एक बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी बना, जो लोग आए थे। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि जिसको आपने डंडे बरसाए वहाँ सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद उनको जो है मैंने बुला के पूछा बताइए अब आप लोगों को क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा सर हम लोग इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, अब देखिए इतना बड़ा ये जगह है, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं, हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, बांदा जाना पड़ता है, यहाँ से बांदा पड़ता है करीब 70-80 किलोमीटर, इलाहाबाद पड़ता है 100 किलोमीटर। तो बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज तो होना चाहिए ना। हमने कहा बिल्कुल सही करे, बनेगा। अब आपने हमको बता दिया बन जाएगा। एंड मैं उसके बाद पहले तो उनके लिए ज़मीन देखा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि ज़मीन होगी, कि ज़मीन वैसे नहीं हो रहा था।
जमीन हो गया, उसके वो उसका नींव आ गया कि उसकी नींव रखी जाएगी, और वहां से उत्तर प्रदेश सरकार से चिट्ठी आई कि इसका नाम रखा जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय। अब आपने नाम भी बदल दिया था। तो मैंने जब ये चिट्ठी पढ़ा, मैं बहुत अबोध था, मैं कहूँगा बहुत अबोध था। उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, और बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। तो उनकी सेंटरनी चल रही थी, तो राज्य सरकार से आदेश आया था कि हर एक जगह इनके लिए कुछ कुछ चीज़ कराने के लिए। हमने भी अपने यहाँ, जब मैं चूँकि नगर पालिका का ओसी हुआ करता था, ऑफिसर इंचार्ज होता था, वहाँ मैंने एक मार्केट बनाया था, उसका नाम रखा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत शताब्दी मार्केट है, कुछ इस तरह का नाम रखा था। तो मैंने अपने इसी अबोधता से, मैं नहीं जानता था ये सब, क्योंकि मैं कभी राज्य सरकार का कि कोई हमको ध्यान नहीं था। मैंने एक चिट्ठी लिखी, देखिए पंडित गोविंद पंत जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, देश के इतने बड़े, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतने बड़े ये रहे व्यक्तित्व रहे हैं, इनके नाम पे पूरे देश में कई जगह इनके नाम से संस्थाएं हैं, कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन चित्रकूट करके दुनिया में अगर कोई जानता है तो केवल गोस्वामी जी की वजह से जानता है। तो अगर इस विद्यालय की अगर नींव रखी जानी तो इसका नाम तो इनका नाम जो है संत गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। एंड रमा जी, राज्य सरकार से चिट्ठी आ गई और उसका नींव रखा गया गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय। उस विद्यालय में मेरी तस्वीर भी है, मैं जाकर के वहां पे इतना खुशी होती, मैंने बनी बाद में। मैं सर आज के लिए एक सवाल करना चाहूंगी। एक आम नागरिक, एक आम आदमी जो आज भी पुलिस स्टेशन के आगे जाते हुए कांप जाता है, और अगर पुलिस वाला आ जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। आज भी गांव में ऐसी स्थितियां हैं, हम भले ही डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सर माना जाता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं उनका एक राजनीतिकरण होता है, कहीं ना कहीं वर्दहस्त राजनीति का उनके ऊपर होता है, या भविष्य में वो अपने आप को राजनीति में कहीं ना कहीं देखते हैं। आज जो सिंघम चल पड़े हैं कि वर्दी पहनी और हम सिंघम हैं, रील में आ रहे हैं, रील में अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी बात है, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन काम से ज्यादा रील्स में भी दिखाई दे रहे हैं अधिकारी। ये जो अधिकारियों का व्यक्तिगत गुण है सर, जैसे आप आईएएस बने तो एक मानक होता है सर, आपकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, जेंटलमैन लुक होना चाहिए, हीरोइक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक ऐसी छवि होनी चाहिए जिसे लोग कहें कि हाँ हमें कलेक्टर साहब जैसा व्यक्तित्व बनना है। लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगी, व्यक्तिगत आचरण के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आपने वो सर्विस देखी है जहां पे सम्मान था, अब लोग आ रहे हैं, आप क्या लूप देखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि किसी को, सबसे बड़ी बात है कि जब आप अगर कहीं ऊंचे स्थान पे बैठते हैं तो आप सबकी नजर में रहते हैं। हाँ जी। जो कहते हैं ना कि मतलब आप उसको किसी से छुप नहीं सकते। नहीं। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दूसरों को पता नहीं है। सबको सब कुछ पता है, दुनिया सब जानती है, जनता सब जानती है। इसलिए आपका आचरण और आपका चित्र, क्योंकि हम एक लीडरशिप रोल में है। हाँ। पब्लिक सर्विस में हम एक लीडरशिप रोल में भी होते हैं, और हमारी चीज दूसरों को मोटिवेट करती है। इसलिए मुझे लगता है कि वी मस्ट क्रिएट एग्जाम्पल्स, और अगर हम ऐसा नहीं करते, ये मान करके हम कुछ भी कर लेंगे, आप ये मान के चलिए कि लोग आपके सामने तो कुछ होते हैं बट पीछे आप कुछ और होते हैं। आपको दुख होता है सर, आप ऐसे जब अधिकारियों के बारे में सुनते हैं कि देखिए वो उस पद पर है, उसने बदतमीजी कर दी, झापड़ चला दिया, बोल दिया, छोटे कर्मचारी बैठे हैं उठा करके बाहर कमरे से निकाल दिया, तो आपको दुख होता है एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते? क्योंकि मैंने आपके बारे में एक चीज और सुनी है, और उस व्यक्ति से सुनी है जिसने आपको देखा है करीब से, कि आप जब आगरा में कलेक्टर थे ना, तो रात के 2 बजे भी कलेक्टर साहब के फोन पर एक बाप रो सकता था और बोल सकता था कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करा दीजिए, मेरी बेटी की शादी होनी है। लेकिन आज का अधिकारी को आप डायरेक्ट फोन ही नहीं कर सकते, या उनको जो नंबर दिया जाता है उस पे भी आपको तमाम अप्रोचेस लगानी पड़ती है। तो ऐसे में आप